ये है आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। इशरत जहान पर सियासत फिर से तेज हो गई है और इस बार 26/11 के अपराधी डेविड हेडली ने एक धमाकेदार बयान से इस विवाद को फिर जीवित कर दिया है। मुंबई के एक कोर्ट में गवाही देते वक्त हेडली ने सवाल के जवाब में कहा कि लश्कर के सरगना को उन्होंने इशरत जहान नाम के आतंकवादी के बारे में बात करते हुए सुना। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सालों तक इशरत पर सियासत करने के लिए आज माफी मांगी जानी चाहिए। सामने से जवाब आ रहा है कि हेडली पर भरोसा क्यों किया जाए। इस वाद विवाद के बीच एक बार फिर मुंबई की 19 साल की इशरत को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वो आखिर थी कौन। आवाज अड्डा में इस खास चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के नेता विजय गोयल, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम से बात करेंगे, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह हमारे साथ शामिल होंगे। और याद कीजिए, इस केस पे सीबीआई और आईबी के दो अलग अलग वर्जन थे इशरत को लेकर। और इशरत जहां मामले पर पैरवी करने वाली सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर भी हमारे साथ होंगी। वो इशरत जहान की मदर को रिप्रेजेंट करती हैं। वरिष्ठ वकील आभा सिंह हमारे साथ हैं, सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी चर्चा में। स्वागत है आप सबका। राम कृपाल सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। इशरत जहां के बारे में डेविड हेडली क्यों बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये सवाल बनता है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हेडली ने ये बात कही है। हेडली पहले भी एनआईए को दिए बयान में ये बात इशरत के बारे में ये पूछा गया था तो उन्होंने ये बात की थी। और ये कोई नया सवाल नहीं है। और जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि चूंकि उन्होंने खुद बयान हेडली ने नहीं दिया, 3 नाम रखे गए उज्जवल निकम की तरफ से, उसमें से एक नाम को उन्होंने कहा कि हाँ ये बात थी। तो मेरा ये बात सिर्फ आज की नहीं है, 2004 के बाद से जो कुछ चैनलों ने भी, हमने भी एक चैनल में हमारी एसआईटी टीम गई हुई थी, उसके बाद के जो साक्ष्य मिले थे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो उस समय के थे, वो एक बात तो की तरफ वो इंगित करते थे कि जितना इनोसेंट होने की बात की जा रही है वो दरअसल बात गलत थी जी। एक चीज थी, क्योंकि देखिए उसके साथ उनकी मां ने उस समय जो दिया था वो टेप भी उस चैनल के पास है। उसमें कहा था कि हाँ ये गायब हो जाती थी इस लड़के के साथ और कई कई दिनों तक मुझे पता नहीं चलता था कहाँ जाती थी, क्या करती थी। इस तरह के बयान उनकी मां ने उस समय दिए थे जो आज भी उनके पास हैं। दूसरा, एक और एविडेंस मिला था जिसमें पाकिस्तान के जो यहाँ से उनका वहां कमांडर था, उससे जो इसके साथ मारा गया था उसके एक का कन्वर्सेशन है पूरा, वो भी आईबी के पास था वो सारी चीजें। तो एक मुद्दा देखिए, इसमें सवाल 2 हैं। सवाल है कि वो बिल्कुल बेगुनाह थी या आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी। इसमें ये कहना कहीं जो साक्ष्य है वो तो लगता है कि वो कहीं न कहीं से कुछ था, मदाल में काला है। रही बात दूसरी कि अगर कोई अभियुक्त या अपराधी भी है, एक मिनट, अपराधी या अभियुक्त भी है तो उसका इनकाउंटर नहीं हो सकता। अब इनकाउंटर फर्जी था या असली था वो एक अलग का मुद्दा है, लेकिन इशरत जहां बेदाग थी, बेगुनाह थी, ये करना, ये पॉलिटिकल बयानबाजी जो की गई थी, सबूत इससे मेल नहीं खाते हैं। ओके, तो आज पॉलिटिकल बयानबाजी ही आज फिर से सामने आ रही है। संजय निरुपम और विजय गोयल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। संजय निरुपम जी, बीजेपी आज कह रहे हैं कि आप लोग माफी मांगिए कि इतने सालों तक इशरत जहान को लेकर इस हद की पॉलिटिक्स की गई कि 2009 में तब की यूपीए सरकार की स्टेटमेंट है कोर्ट में कि इशरत जहान लश्कर की आतंकवादी है और कुछ ही समय बाद उस स्टेटमेंट में इशरत जहान का नाम गायब है। इशरत जहान को लेकर आप लोग ने राजनीति की या नहीं, और आज के दिन बीजेपी के लिए मौका है कहने के लिए कि देखिए हम सही कह रहे थे? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि इशरत जहां के बारे में पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रालय ने या फिर जांच एजेंसियों ने एक राय रखी थी, एक जानकारी, एक सुनी सुनाई बातों के आधार पर प्रस्तुत की थी कि ये एलईटी के ऑपरेटिव हो भी सकती है, थी या नहीं थी, इस तरह की बातें कही गई थी। दूसरी बात यह है कि इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बहस करने की गुंजाइश नहीं है।
बहस का मुद्दा यह है कि उसको जिस तरीके से मारा गया, क्या वो वाजिब है, क्या वो एक सभ्य देश का तरीका हो सकता है, इस मुद्दे पे बहस हो रही थी। रह गई बात हेडली की, तो ये हेडली अचानक जो बयान दे रहा है, क्या वो ब्रह्मा जी का वाक्य हो गया? हेडली ने बयान दिया है, वो विटनेस है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड। एक मिनट देखिए, इस आर्गुमेंट में आप फंस जाएंगे। नहीं, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, इस आर्गुमेंट में आप फंस जाएंगे, क्योंकि 3 दिन पहले नहीं, आप मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। ओके मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। जी। मेरा कहना है कि हेडली एक विटनेस के तौर पे 26/11 के बारे में बयान देने के लिए आया है, मतलब उसका बयान लिया जा रहा है। अब उसके बयानों का इस्तेमाल कितना होता है ये बात की बात है, लेकिन बयान देते देते वो इशरत जहां के बारे में बयान देता है, और वो भी बयान वो साफ साफ नहीं है, वो फिदाई थी नहीं थी इस बारे में वो साफ साफ नहीं कह रहा। उसने बोला 2 लोगों की बातचीत के आधार पर, मैं एक ऐसा सुना था मैंने। फिर भी क्या एक विटनेस के बयान के आधार पर बीजेपी इतना बड़ा स्टैंड ले सकती है? फिर कोर्ट क्या है, मुकदमा क्या है, सुनवाई क्या है, उसका क्या वैल्यू, उसका क्या महत्व है देश में? अच्छा, विजय गोयल जी, एक बार उसका बयान आया, उस बयान के आधार पर फैसला होगा। नहीं, लेकिन इसका मैं आपको कह रही हूँ क्यों ये आर्गुमेंट बहुत ही खतरनाक है जो आप रख रहे हैं, क्योंकि इसी डेविड हेडली ने जब 2 दिन पहले सारी बातें उगल दी थी कि पाकिस्तान से कैसे 26/11 का पूरा प्लॉट रचा गया, साजिश रची गई, उसमें कौन मेजर इकबाल का क्या रोल था, साजिद मीर का क्या रोल था, तब क्या कोई सवाल उठा रहा था कि ये सही बोल रहा है कि नहीं, हम क्यों ट्रस्ट करें? ये सवाल तो पाकिस्तान उठा रहा है। तो आप एक दिन हेडली को सही मानते हो, दूसरे दिन वो झूठा हो जाता है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि वेदर यू लाइक व्हाट ही इज सेइंग और नॉट। निरुपम जी, ऐसा है। हेडली ने 2 दिन पहले भी जो बयान दिया था, वो बयान आखिरी बयान होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। उसके बयानों की शिनाख्त होगी, उस बयानों के आधार पर कार्रवाई होगी। इस बीच भारत सरकार से उम्मीद की जाती है कि नए तरीके से एक अपना डोजियर बनाकर के पाकिस्तान को दे। हम इससे पहले भी बहुत डोजियर भेज चुके हैं, तो क्या हमारा जो डोजियर जाता है उसको वो फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं, उसको सच मान लेते हैं? हम तो मान लेते हैं। सारे इन डोजियर के आधार पर ही सुनवाई होगी और हमारे डोजियर को फाइनल ट्रूथ मानते हैं, इतनी तो उम्मीद भारत के लोग करते हैं सरकार से। विजय गोयल जी, आपका हमारा जो डोजियर है, देखिए विजय गोयल जी, विजय गोयल जी, आज बीजेपी के लिए मौका है ये कहने के लिए कि तमन्ना जी, एक मिनट, तमन्ना जी एक मिनट सुनिए। एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक मेरा ये कहना है, और जब तक पूरी बात पूरी न हो तब तक आप बीच में न रोके, मेरा ऐसा निवेदन है आपसे। ओके सज्जन रूपम जी, लेकिन क्योंकि सेंसिटिव बात है, आप बीच बीच में रोकेंगे, आगे बातों पे बहस मत कीजिए। आप दूसरों को भी अपनी बात कहने दीजिए, आपने कह ली है बात। जी विजय गोयल जी, मेरा आपसे ये सवाल है, मैं सवाल के साथ शुरू करती हूँ, फिर आप अपनी बात रखिए। मेरा ये सवाल आपसे है कि बीजेपी के लिए आज बेशक मौका है कहने के लिए कि देखिए हम सही कह रहे थे, लेकिन डेविड हेडली क्यों ऐसा कह रहा है? 26/11 के केस से क्या लेना देना है? क्यों आज उसे इशरत जहान के बारे में पूछा गया? ये एक सवाल तो बनता है, ये लोगों के दिमाग में सवाल बनेगा कि क्या उसे प्रॉम्प्ट किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसके ऊपर कोई पॉइंट स्कोर नहीं करना, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। और सबसे बड़ी बात यह, 2 दिन तक जब डेविड हेडली अपने बयानों को लगातार देता रहा, पाकिस्तान के बारे में बताता रहा, किस तरीके से पाकिस्तान, हाफिज सईद, लखवी, ये सब लोग किस तरीके से 26/11 के बीच में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तब तक तो कुछ नहीं था जी। अब क्योंकि कुछ लोगों ने इशरत जहां के बारे में पहले बयान इस तरह के दे दिए थे कि मानो इशरत जहां बिल्कुल इनोसेंट है और उसका आतंकवाद से और एलईटी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आज वो टेलीविजन पर आकर उसको डिफेंड करने लग जाएं, ये ठीक नहीं है। मेरे को तो अपने देश में ये भी आश्चर्य लगता है कि विरोधी दल किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो या पाकिस्तान को लेकर हो, किंतु उनको हर हालत में सरकार की निंदा करनी है। जबकि होना यह चाहिए था कि ठीक है, अगर फैक्ट्स आ रहे हैं तो उनकी जांच भी होगी, कोर्ट में अभी केस भी चल रहा है। इसलिए सीधी सी बात समझिए, 2010 और 2013 के अंदर भी एनआईए को यह बताया गया था कि इशरत जहां, ये आज कोई नई बात नहीं है कि इशरत जहां का लश्कर तौबा से संबंध है और वो उस ग्रुप में थी। अभी मैं एक दूसरे टेलीविजन में इशरत जहां की वकालत करने वाली महिला का सुन रहा था, वो कह रही थी इशरत जहां को पैसे की जरूरत होती थी और ये जिनका आतंकवाद से संबंध था जावेद, उसका उससे संबंध था, वो उसकी कार में जाती थी। वो कहती थी, उनकी मां कहती थी इशरत जहां बीच बीच में गायब हो जाती थी। अब आपका जो सवाल है मुझे जवाब कि डेविड हेडले ने बीच में क्या कहा, अब डेविड हेडले का जब लश्कर तौबा
के बारे में बात होगी, जब आतंकवाद के बारे में बात होगी, तो कभी आज तक होता है कि कोई भी जो बयान करता है वो एकदम टू दी पॉइंट रिटर्न स्टेटमेंट देता है। उस समय जो बात आती है और जो हमारे वकील को समझ आती है और जो अभियुक्त को समझ आती है वो बातों को कहते हैं। पर जो मेन फैक्ट, एक लास्ट बात कह रहा हूं मैं, लास्ट बात कह रहा हूं मैं, मेरा मेन फैक्ट समझिए, 2006 में तो कांग्रेस की पावर थी, तब शिवराज पाटिल जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी होम सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग में कहा था कि इशरत जहां का एलईटी संबंध था। जब पी चिदम्बरम जी थे 2010 के अंदर, तब भी जो इंटेरोगेशन हुई थी हेडली की, उसमें भी आया था कि लश्कर तौबा से उनका संबंध था। जब 2011 के अंदर जीके पिल्लाई होम सेक्रेटरी थे, तब भी ये बात आया था। आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि क्षमा मांगे वो लोग जिन्होंने इशरत जहां के नाम पर हमारे नेताओं को क्या क्या नहीं कह दिया। अच्छा, आभा सिंह के पास मैं आती हूँ। ठीक बात कह रहे हैं वो, इसमें पॉइंट स्कोर नहीं करना, इसमें सीधा सा कांग्रेसियों को आना था कि भाई उनके फैक्ट्स की और ज्यादा जानकारी कर ले। अगर संजय निरुपम जी आपको रिस्पॉन्स है, उसके पहले मैं चाहती हूँ संजय निरुपम जी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप आए टेलीविजन पे और इशरत जहां को, लेकिन आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं दूसरे गेस्ट से भी, दूसरे जो पैनलिस्ट है उनसे भी। पर संजय निरुपम जी उसको डिफेंड नहीं कर रहे, वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि भाई एनकाउंटर फेक था। वो इशरत जहां को डिफेंड नहीं कर रहे, जितना मैंने उनको सुना है अभी तक। दैट्स ट्रू, वो दो अलग पॉइंट है। लेकिन आभा सिंह जी, जिस पॉइंट पर मैंने विजय गोयल जी को पूछा था कि अचानक इशरत जहां की बात कहां से आ गई इस केस में, और आप देखिए कि किस तरह से उज्जवल निकम जी जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो पूछ रहे हैं। वो पहले पूछते हैं कि क्या लश्कर तैयबा में कोई महिला सुइसाइड बॉम्बर थी जिसके बारे में आपको पता है और क्या आपको उनका नाम पता है। फिर हेडली कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। फिर कहते हैं ऐसा कोई अटेम्प्ट था जो गड़बड़ हो गया, और फिर हेडली कहता है हाँ शायद मैंने कुछ सुना था। फिर वो ऑप्शन के 3 नाम देते हैं। अब देखिए, हम इंटरव्यू करते समय कई बार अलग अलग तरीके से एक सवाल कभी कभी पूछते ताकि वो जवाब मिले जो हमें सुनना है। क्या उज्जवल निकम जी भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे कोर्ट में? जी बिल्कुल यही कर रहे थे उज्जवल निकम। वो लीडिंग क्वेश्चन आस्क कर रहे थे, जबकि 143 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में किया जा सकता है, और ये क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं था, और वो भी डिफेंस लॉयर कर सकता है। यहाँ पे उज्जवल निकम प्रोसिक्यूशन लॉयर थे और ये एग्जामिनेशन इन चीफ था, तो इसमें क्लियरली 142 एविडेंस एक्ट के तहत वो नहीं पूछ सकते थे। तो उज्जवल निकम के दिमाग में क्या था, वो क्यों इशरत जहां का नाम लेके आए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अभी तक डेविड हेडली ने एक भी नाम नहीं बताए 26/11 के उन लोगों के जिन्होंने मुंबई में उनकी मदद की दफ्तर खोलने में, रेकी करने में, वो नाम नहीं पूछ रहे उज्जवल निकम। उज्जवल निकम 26/11 को छोड़ के 2004 की तरफ जा रहे हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे उसको जो पूरा डिपोजिशन है उसको ही गलत मोड़ दे रहे हैं। ये एक सही ढंग से इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक, चूंकि इसमें कोई सब्सटैंशियल मिला नहीं, जो नाम इन्होंने बोले आईएसआई, पाकिस्तान इंटेलिजेंस, साजिद मीर, वो सबको पहले से मालूम थे, और ये खुद एक एक्यूज्ड हैं, इनको प्ली बार्गेनिंग मिली हुई है, इनकी बातों पे कौन विश्वास कर सकता है? वही बात है ना फिर आभा सिंह जी कि 2 दिन पहले तक हम सब विश्वास कर रहे थे। सुशांत सरीन जी, आपको याद है हमने आपके साथ एक डिबेट की थी जिसमें हम सब कह रहे थे कि देखिए डेविड हेडली ने इतने बड़े खुलासे किए हैं, ही इज कम ऑन रिकॉर्ड, पाकिस्तान को बेनकाब किया है। आज उसी डेविड हेडली की बात को हम फिर से सोच रहे कि शायद झूठा है। तमन्ना जी, उन्होंने क्या चीज नहीं बताई? लेकिन जो चीज उन्होंने पहले बताई उस पर तो हम विश्वास कर रहे थे ना आभा जी। हम थोड़ी ना कह रहे थे हु ट्रस्ट हिम, ये तो पाकिस्तान कह रहा था। सुशांत सरीन नहीं, लेकिन हम डे 1 से यही कह रहे थे कि एक भी नाम उन्होंने मुंबई का नहीं बताया कि वो अलग बात है। मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रही हूँ। सुशांत सरीन, क्या विटनेस की क्रेडिबिलिटी, डेविड हेडली की क्रेडिबिलिटी या जो उसकी साख है इस बात से बदल रही है डिपेंडिंग कि वो जो कह रहे हैं वो सामने वाले को पसंद आ रही है या नहीं? बेशक, और मेरे ख्याल ये बड़ी अजीब सी बातचीत करी है अभी जो ये वकील साहिबा है। अब अगर एक व्यक्ति, जी सॉरी, आभा सिंह जी जो है, मुझे थोड़ी अजीब सी बात इसलिए लगी क्योंकि या तो ये हो कि जो हेडली पहले बयान दे चुका था अमेरिका में या एनआईए के साथ जो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उससे उसने बिल्कुल एक डिफरेंट बयान कल अदालत में दिया, तब तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं।
लेकिन अब जब वो बयानात बिल्कुल वही हैं जो पहले दिए थे, तब उसकी क्रेडिबिलिटी को आप किस बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। दूसरी चीज ये कि जो पहले वो बयान दे चुका है, और मेरे से बेहतर तो शायद आभा सिंह जी कर सकते हैं, ये लीगली रॉन्ग है। मैडम कैन आई से सजा याफ्ता है, वो सजा याफ्ता है, उसको सजा हो चुकी है एक ट्रायल के बाद। मैडम दिस इज नॉट अ कोर्ट, कैन आई से समथिंग? Can I say something? जी, please. Can I say something? He has not been convicted in an Indian court. He has not been tried in an Indian court. अरे आप जब एविडेंस एक्ट का खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। एक मिनट नहीं, अच्छा नहीं, देखिए आभा जी सुशांत वकील के तौर पर नहीं कह रहे हैं, सुशांत एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर कह रहे हैं। और सुशांत मेरा पॉइंट ये है कि आभा जी एक मिनट, आभा जी एक मिनट, आभा जी जस्ट 1 मिनट, आभा जी प्लीज। सुशांत मेरा ये पॉइंट है, एज ए स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, जो आपकी एक्सपर्टीज है उस पर मैं स्पेसिफिक पॉइंट पूछ रही हूँ कि आज अगर भारत में कुछ वॉइसेस कहेंगे इशरत जहान के कॉन्टेक्स्ट में कि डेविड हेडली शायद झूठ बोल रहा है, हम उस पर क्यों यकीन करें, तो पाकिस्तान जो ये वैसे भी कह रहा है कि डेविड हेडली सब झूठ बोल रहा है, आप क्यों यकीन उस पर करें, उनका साइड मजबूत होता है या नहीं? तमन्ना, पहली बात तो ये है कि आई डोंट नो व्हाई लोगों को हिस्टेरिकल होने की जरूरत क्या होती है। जस्ट अ टेलीविजन प्रोग्राम, ये जस्ट arguing about a certain case. We are very passionate here about what we do, Sushant. Number two, yeah, of course we are, but you know, at least people should be given the courtesy to talk. जी, please go ahead. Come to the point. लेकिन देखिए, आई डोंट थिंक, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो जितनी मर्जी पुख्ता एविडेंस हो जाता, जितना मर्जी वो हो जाता, मेरे ख्याल किसी टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके उस पर सवालात उठाने से ना तो वो केस ज्यादा पुख्ता होगा, ना वो केस बहुत कमजोर होगा। पाकिस्तान ने जो करना है वो तो वैसे भी करना है उन्होंने, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज वो मेरी नजर में ये है कि ये जो एविडेंस दिया जा रहा है एक भारतीय कोर्ट में दिया जा रहा है, इसलिए ये इसकी ज्यादा अहमियत बनती है। जस्ट बिकॉज किसी ने किसी और कोर्ट में कोई बयान दिया, वो यहां पर एडमिसिबल नहीं हो सकता था, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। लेकिन बहुत जो मेरे नजर में और वो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में आएगा, और उसमें आप किसी वकील को इंक्वायरी नहीं कर सकते उसके खिलाफ। नहीं, अगर वो वकील सारी परतें खोलने की कोशिश कर रहा हो, बट क्यों, टू व्हाट एंड, क्या कोई कॉन्टेक्स्ट है? 26/11 से इशरत जहान का क्या लेना देना है? ये लोग तो सोचेंगे कि उनका क्या लेना देना है। ओके, एक मिनट, जोगिंदर सिंह जी, दैट द लॉयर विल टेक आउट द कॉन्टेक्स्ट, एंड इफ द जज अलाउज अ क्वेश्चन टू गो, लेकिन एक वैलिड सवाल तो है सुशांत, आप मानेंगे आज लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि उज्जवल निकम क्यों ये बात कह रहे हैं, स्पेशली जब ये पता है सबको कि हेडली ये बोल चुका है। अभी ठीक है, क्या एक मौका मिल रहा है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का, और किसको मौका मिल रहा है? जोगिंदर सिंह जी, आपका मैं पॉलिटिकल पॉइंट शुरू, मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, उस जब पता हो बात अलग है, कोर्ट में डिपोजिशन करना अलग चीज है इसकी जो है। और आपका एविडेंस एक्ट है 1861 का, जिसमें से आप कत्ल भी करके मान लीजिए पुलिस के सामने उसकी वैल्यू नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लॉ थे 2004 में जब सरकार बदली, इन्होंने सारे आतंकवाद के लॉ कैंसिल कर दिए। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कन्विक्ट एनीबडी। मैं आईजी था पंजाब में भी, कश्मीर में भी, और मैं हैट्स ऑफ टू मिस्टर रिबेरो एंड लेटर ऑन मिस्टर गिल, तो दोनों के साथ काम किया है। रिबेरो ने पहली बार स्टेटमेंट की थी कि गवर्नमेंट टोटली कोलैप्स हो चुकी है, बुलेट फॉर बुलेट, आई फॉर आई, जब उसका जवाब नहीं देंगे। हिंदुस्तान में मैं मानता हूँ 99% मुस्लिम लॉयल है इंडिया को, ये 0.1% है जो सबको खराब कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अब कानून को उल्टा करना पड़ेगा, ये प्रूव करें ये आतंकवादी नहीं है। 19 साल की लड़की गुजरात में जाती है, मैंने उस टाइम भी सवाल रेज किए थे, क्या वो आकाशधाम टेम्पल में मत्था टेकने जाती है, क्या करने जाती है, क्या कर रहे थे वो लोग? और उनमें से क्लियरली प्रूव भी हो गया था एक पाकिस्तानी भी था। बाकी का किसी डेड बॉडी भी क्लेम नहीं की। तो नहीं, ये देखिए, अब इशरत जहान के पूरे केस के हम देखिए, इशरत जहान का पूरा केस बहुत समय से चला है और उसके हर डिटेल में हम नहीं जा रहे, क्योंकि उसमें दो एस्पेक्ट हमेशा रहे। एक कि क्या वो आतंकवादी थी या नहीं, और दूसरा अगर आतंकवादी थी भी तो क्या उसका इस तरह इनकाउंटर होना चाहिए था, और क्या वो फेक इनकाउंटर था? हेडली किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। वृंदा ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुकी है, वृंदा ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुकी है, वो इशरत जहान की अम्मी की लॉयर है। वृंदा ग्रोवर जी,
आज आप किस बेसिस पर कह रही हैं कि डेविड हेडली की बात नहीं मानी जाए, जब यही बात डेविड हेडली ने एनआईए को 2010 में बता दी है? अच्छा, एनआईए की रिपोर्ट आप में से किसी ने शायद नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है। क्योंकि वकील होने के नाते मैं राजनीति में नहीं खेलती, ना मैं कोई पुलिस अफसर हूं जिसको पावर चाहिए लोगों को उड़ा देने की। मैं एक आम नागरिक और वकील हूं, मैं कानून और तथ्यों पे काम करती हूं। एनआईए रिपोर्ट में हेडली ने ये नहीं कहा। ये बात बार बार आईबी और भाजपा ने आपके चैनलों पे बोल बोल के लोगों को गुमराह किया, मगर ये एनआईए की रिपोर्ट में नहीं है। ये मेरा दावा है। भाजपा का कोई जना एनआईए की रिपोर्ट में ये बोले। दूसरी बात, कैन आई प्लीज टॉक? आप बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। वृंदा जी प्लीज, वृंदा जी आपकी बात मैं आपको बताती हूँ सीक्वेंस कैसे चलेगा। एक मिनट जोगेंद्र जी, वृंदा ग्रोवर अपना पॉइंट रखेंगे, उसका जवाब विजय गोयल देंगे और फिर जोगेंद्र जी बोलेंगे। प्लीज आप प्लीज क्वाइट हो जाइए। जोगेंद्र जी प्लीज, वृंदा ग्रोवर प्लीज कंटिन्यू। अफसर को बोले कि मुझे डराने धमकाने का काम छोड़ दे। कोई ये पुलिस अफसर साहब मुझे डराने धमकाने का काम छोड़ दे। कोई आपको ना डरा रहा ना धमका रहा है। आप एक तरह से आपकी बात कहिए, उस पर हम सबका रिएक्शन लेंगे। प्लीज जोगेंद्र जी, प्लीज जोगेंद्र जी, वृंदा ग्रोवर को है। आप अगर आप गलत बोलेंगी इसको तो जवाब नहीं देना किसी ने। नहीं, आप जवाब देंगे लेकिन उनकी बात पूरी होने के बाद देंगे। वृंदा ग्रोवर जी आप प्लीज अपनी बात पहले पूरी कीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। दूसरी बात, इस देश में एविडेंस वो होगा जो कानून में एविडेंस होगा। हेडली ने आज बोला मैं लश्कर ए तौयबा के पास कोई फीमेल सुसाइड बॉम्बर है ये बात नहीं जानता। उसने अगला जवाब दिया मैं लश्कर ए तौयबा की फीमेल सुसाइड बॉम्बर का नाम नहीं जानता। फिर उससे बॉच्ड अप ऑपरेशन पे सवाल पूछा गया। उसने कहा मेरे सुना 2 लश्कर के लोगों को बात करते हुए। ये हियर से एविडेंस है, वो इसका विटनेस नहीं है, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और उसने तब भी कोई नाम नहीं दिया। उसने कहा कहीं पे ये हुआ, मैंने सुना, मुजम्मिल भट्ट ने मुझे बताया कि वो लखवी से इसके बारे में बात कर रहा था। ये कोई एविडेंस नहीं है, किसी देश के कानून में ये एविडेंस नहीं है। उसके बाद उसको, जैसे हम खेल खेलते हैं कौन है करोड़पति वाला, वैसा एक खेल खेला गया कोर्ट में। मैं आपको 3 नाम देता हूं, आप इसमें से एक नाम उठा लीजिए जी। उसके मुंह में नाम डाल दिया गया, उसने एक नाम बता दिया। अब भी वो हियर से एविडेंस है, वो एविडेंस नहीं है। 26/11 की ट्रायल का उससे कोई लेना देना नहीं है। इन बातों को 26/11 में क्यों लाया गया, वो सवाल पीपी जो वहां के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब है, वरिष्ठ वकील हैं, उनको बताना होगा। क्या इसका जो मर्डर ट्रायल 7 गुजरात के पुलिस अफसर और 4 आईबी अफसरों के ऊपर एसआईटी एंड सीबीआई मॉनिटर्ड बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट, क्या उनकी मर्डर ट्रायल से कोई लेना देना है? नहीं है। अब देखिए वृंदा ग्रोवर जी, आपने अपना पॉइंट रखा। अब आप रिबटल सुन लीजिए। विजय गोयल के पास मैं पहले जाऊंगी। विजय गोयल जी, वृंदा ग्रोवर का कहना है कि 26/11 से क्या लेना देना है? वो तो राजनीतिक है, राजनीति करते हैं। और क्या एक राजनीतिक कारण था कि ये सवाल पूछा गया था? ओके, विजय गोयल जी का जवाब सुन लीजिए। विजय गोयल जी का अब आप जवाब सुन लीजिए। आप क्या विजय गोयल के सेक्रेटरी हैं? निगम से वहाँ अदालत में बात करें। ये एक मिनट, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है इस बात को लेकर कि अगर कोई आतंकवादी है तो ये वृंदा जी जैसे लोग कानून की, कायदे कानूनों की आड़ लेकर उसको डिफेंड करने में लगे हैं। सुनिए, मैंने इनको एक टेलीविजन पे कहते सुना कि ये इशरत जहां को पैसे की जरूरत थी और उसका संबंध जावेद से था और जावेद की एक्टिविटीज ठीक नहीं थी और वो जावेद के साथ बिल्कुल नहीं थी जो कि आतंकवादी था। मैंने संबंध जावेद के साथ नहीं बोला। मैं आपके बीच में बोला क्या? जब जोगिंदर सिंह जी बोल रहे थे आप उनको चुप करा रही थी। जब जोगिंदर सिंह जी बोल रहे थे आप उनको चुप करा रही थी। अब क्यों बोल रही हैं आप? आप क्यों बीच में बोल रही हैं? अब आप बीच में क्यों बोल रही हैं? अच्छा ठीक है, विजय गोयल जी जोगिंदर सिंह जी बोल रहे थे तो आप उनको चुप करा रही थी। अब आप चुप रहिए थोड़ी देर।
आप जोगिंदर सिंह जी को चुप करा रही थी, अब आप धैर्य से ओके वृंदा ग्रोवर जी, एक मिनट, आपका ऑब्जेक्शन नोटेड है, आपका ऑब्जेक्शन नोटेड है वृंदा ग्रोवर, आप कह रही कि आपने संबंध सबका इस्तेमाल नहीं किया, बस अब विजय गोयल जी आप कंटिन्यू करें। वृंदा कारत जी को चुप कराइए, वृंदा ग्रोवर को चुप कराइए। अब आप नहीं, ओके एक मिनट देखिए, सुनिए जी, मैंने खुद नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए विजय गोयल जी, बस उसके पहले एक चीज, वृंदा ग्रोवर की जो ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने संबंध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो नोटेड है, अब आप कंटिन्यू करें। एक मिनट समझिए, सुनिए, मैंने खुद वृंदा ग्रोवर जी को आपके चैनल से पहले थोड़ी से पहले सुना, इनसे पूछिए इन्होंने कहा कि नहीं कहा, सुना वो डिनाई कर रहे हैं, वो बात खत्म, आगे इन्होंने कहा कि नहीं कहा कि वो जावेद के साथ घूमती थी, इन्होंने कहा कि नहीं कहा जावेद की एक्टिविटीज सारी संदिग्ध थी, बिल्कुल नहीं कहा घूमती थी, उनकी बात ये जानती थी। देखिए अब विजय गोयल जी, आपने कौन से चैनल पर क्या सुना और वो डिनाई कर रहे, तो इस पॉइंट से आप आगे निकल जाइए आप, बिकॉज वो आपने कौन से चैनल पर क्या सुना, आपने कहा है वृंदा ग्रोवर उसको डिनाई कर रही है, आप मेन पॉइंट पर आइए, मेन पॉइंट पर आइए कि आपका क्या है, आपका क्या काउंटर है। आप एक मरी हुई लड़की के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, शर्म कीजिए। एक मिनट, अरे आप एक आतंकवादी को जिंदा मर्यादा में रहिए, आप एक आतंकवादी को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं, वैसे ही जैसे कि आप जेएनयू के अंदर अफजल की मनाई जा रही है, आपकी गुजरात आप जैसे अफजल की मनाई जा रही है, आप जैसे लोग आतंकवादियों को जिंदा करने के लिए पूछने के लिए तैयार बैठे। संजय निरुपम जी आ रहे हैं अभी इसमें। संजय निरुपम जी, क्या पॉइंट आपका? आप मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ? खुद कहा कि इशरत को पैसे की जरूरत थी, पैसे के लिए। विजय जी जरा शांत रहो, तथ्यों पर बहस। विजय जी आज शांत रहिए, अब आप तथ्य में मेरे ऊपर शांत हो जाइए विजय जी, वो उससे कुछ नहीं बनेगा भाजपा का। तथ्य पर बहस कीजिए, मेरा तथ्य है आपके हक में। ये तथ्य यही मेरा प्रश्न जो एक मिनट विजय जी सुनो जरा सा। अच्छा, संजय निरुपम जी सवाल पूछे जी। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि डेविड को या हेडली को इस देश में जो एक उसकी पूछताछ या उसका बयान लेने का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो हमने सुना था कि 26/11 के जो विक्टिम्स थे उनको न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास हो रहा है। अचानक लग रहा है कि ये मोदी जी को न्याय दिलाने की दिशा में कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी जो अमेरिका गए थे वो देश के लिए गए थे, देश के लिए कुछ लाने गए थे। मुझे लगता है ये डील करके ये आ गए कि भाई हेडली को किसी तरह से बयान के लिए राजी करो और उसके बयान के जरिए मोदी जी। एक मिनट मेरी पूरी बात होने दीजिए, एक मिनट मेरी पूरा मामला है, आप प्रूव कीजिए जो कह रहे हैं। अच्छा संजय निरुपम जी, आपने आरोप लगाया है, अब इसका जवाब विजय गोयल जी को देने दीजिए। मेरा आरोप तो पूरा होने दीजिए। ओके, आरोप मेरा आरोप तो पूरा होने दीजिए। ओके, कंप्लीट। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्या हेडली को उज्जवल निकम के हवाले इसलिए किया गया है कि मोदी जी पे या उनकी सरकार पे जो दाग लगा था उस दाग को धोने का ये पद्म विभूषण जो हमारे वकील साहब वो करे। ओके, सवाल ये है। ओके, हम तो मुंबई वालों को न्याय दिलाने की चिंता कर रहे हैं। सुन लेंगे ना, मोदी जी अपने न्याय के लिए लगे हुए हैं, अपने दाग धोने में लगे हैं। सुन लीजिए विजय गोयल, ये हास्यास्पद है, ये दुखद है, ये दर्दनाक है। इनसे पूछिए, अब सुनिए, अब आप शांत रहिए। आप देखिए, सलमान खुर्शीद जो पाकिस्तान के अंदर बोलकर आए, मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान के अंदर बोल के आए, बाद में चर्चा करेंगे भाई। प्रधानमंत्री आप सुनिए, आप इधर जहां पे डिबेट कर रहे हो सलमान खुर्शीद तक मोदी का विरोध करने के लिए आपको जवाब, आपकी सरकार है, आपका मंत्रालय है, आपके नियंत्रण में एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को बोलो खुलासा करने के लिए। नहीं, आपने सवाल पूछा, उन्होंने सुना, आज आप उनका जवाब सुनिए। तमन्ना जी आज इनकी सरकार है, गृह मंत्रालय इनके नियंत्रण में है, तमाम एजेंसियां इनके नियंत्रण में है। आपको सुनने का उनको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। आप जवाब सुन लीजिए जी। विजय गोयल प्लीज गो है। हाँ तो जवाब देना, ये सलमान खुर्शीद तक क्यों जा रहे हैं अभी? वो मेरा काम है कहना कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी पे चले गए इस देश के अंदर, क्योंकि मोदी जी अपने दाग छुपा रहे हैं, मोदी जी ही दाग धुलवाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। प्लीज विजय गोयल, अब आप आंसर कीजिए और फिर आई वांट टू मूव टू अनदर सेगमेंट ऑफ दिस डिस्कशन। जी विजय बोलने देंगे तो आंसर दूंगा। कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना खौफ खा गए हैं कि इसके लिए
वो डील शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जाकर डील कर ली अमेरिका से इस बात के लिए ताकि डेविड हेडले जो है वो इशरत जहां अभी तो खबर आई थी कि इटली से भी डील कर रहे थे आप। सुनिए, अभी तो खबर आई थी कि इटली से भी डील कर रहे थे, जो डील आप नहीं कर पाए 2 दिन तक। अब आपके सामने धैर्य नहीं, डील शब्द पर ऐतराज है, तुम्हें बता रहा हूं ना, अभी तो उनके डील की खबर आई। ये लोग ऐसे हैं, ये जो लोग ऐसे हैं जो अपने प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जैसे पाकिस्तान की भूमि पर जाकर आप अपने देश के प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते रहे। ये लोग ऐसे हैं, आप अपने प्रधानमंत्री पढ़ते रहे। कितना भड़क रहे हैं, कितना भड़क रहे हैं। दूसरा, आपकी पार्टी और आपके लोग हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के लिए कितनी अच्छी राय रखते हैं, पूरा देश जानता है। एक मिनट विजय गोयल जी, जो इनका सवाल था उस पर आप स्पेसिफिक आंसर दीजिए। क्या डेविड हेडली के बयान से किसको फायदा हो रहा है और 26/11 के जो विक्टिम्स हैं उनको क्या फायदा हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि डेविड हेडले जितने भी बयान दे उतने अच्छा है, ताकि देश के अंदर जो आतंकवाद फैल रहा है उसमें जो जो लोग लिप्त हैं उनके नाम सामने आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर 3 नाम ना रखे होते और अगर उन्होंने खुद ही इशरत जहां का नाम दिया होता, तब ये क्या इशरत जहां को आतंकवादी मान लेते? ये वृंदा जी बैठी हैं, ये दूसरे आभा जी बैठी हैं। ऐसा है विजय जी, हम कोई इशरत जहां को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन आपकी सरकार प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल जिसके बारे में प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल उठता है। ब्रेक लेंगे आवाज अड्डा पर, इस पॉइंट पर आएंगे। नीयत तो आपको होगी ना, तभी तो आपने के गवाही से हमें मिला क्या है? क्या उन्होंने बताया कि उनके साथ कौन काम कर रहा था भारत में, कौन उनके कंस्पिरेसी का हिस्सा था, और 26/11 के विक्टिम्स को जस्टिस कैसे मिलेगी डेविड हेडली के बयान से? इस पर हम आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। हेडली की सारी गवाही में बहुत सारी चीजें सामने आई है। 26/11 में पाकिस्तान का किस तरह का रोल रहा, क्या भूमिका रही, कैसे ये स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में जो लाइन थी, जो पाकिस्तान कह रहा था कि हमें नहीं पता कि हमारे देश में बैठ के किसने 26/11 की स्कीम बनाई, वो सारी चीजें सामने आई है। बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। साथ में ही इशरत जहान पर अब डेविड हेडली ने बयान दिया है और इससे शुरू हुई है सियासत। जोगिंदर जी, आप काफी समय से रुके अपना पॉइंट रखने के लिए। बस ये कहना है कि 26/11 के केस से इशरत जहान का क्या लेना देना है, और क्या ये लॉजिकल लगता है कि 26/11 की जो गवाही चल रही है उसमें अचानक इशरत जहान को लेकर इतने सवाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछे? देखिए साहब, ऐसा है, ये जितने भी लिंक्स होते हैं टेररिज्म के लिए एक ही कमांड होती है, और मैं समझता हूँ हर बार हम पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। हम स्ट्रांग क्यों नहीं होते इन चीजों को खत्म करने के लिए? वहां पे चेंज द लॉज ऐसी क्या बात है? अब यहाँ से हमारे आदमी वहां गए हैं ISI इसके लड़ने के लिए, पर वो पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे, वो वहां जा सकते हैं उसके लिए इराक सीरिया स्टेट्स के लिए। तो ये ऐसे आदमियों को तो इनका पासपोर्ट फाड़ के फेंक देना चाहिए कि अब जाइए वापस, हमें नहीं पता किस चीज की शहरी है। जब तक आप ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाएंगे कानून में, ओनस उनके आतंकवादी पे डालिए। और यहाँ पे जो ये हालत है कि अफजल गुरु की वो रिमेन्स के लिए कश्मीर में भी वो लोग ऐसे शोर मचाते हैं जैसे आसमान गिर गया है, और कोई सरकार एक्शन नहीं लेती। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हम सारे देशवासी आतंकवादी के खिलाफ जुड़ने की बजाय एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं कि ये नहीं, ऑलमोस्ट गिविंग ए सर्टिफिकेट ये आतंकवादी नहीं थी। नहीं, बड़ी डेंजरस चीज है ये। इशरत जहान आतंकवादी थी या नहीं, उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें IB कुछ कहता है, उसमें CBI कुछ कहता है। रामकृपाल जी, आपने इस पूरी स्टोरी को फर्स्ट हैंड देखा है कि कैसे अनफोल्ड की, और इशरत जहान आतंकवादी थी या नहीं शायद आज एक अलग मामला है। आज मामला है कि इशरत जहान का केस फिर से अब क्यों उठ रहा है, वो भी डेविड हेडली और 26/11 के संबंध में। क्योंकि डेविड हेडली को एक्स्ट्राडिट किया गया, वो कांग्रेस के टाइम में हुआ था, और उसने जो दिया बयान। रामकृपाल जी से सवाल है। जी जोगिंदर जी, रामकृपाल सिंह से सवाल है। जी तमन्ना जी, एक बात आप बताएं, अगर किसी को लश्कर के बारे में, कोई लश्कर का एजेंट है
उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, एक घटना के अलावा भी अगर उसको कोई जानकारी मिलती है कि हाँ एक घटना भी थी, तो उसको बता देना कौन सा गुनाह है या उसमें क्यों ये देखा जा रहा है। दूसरी बात, ये पहली बार हेडली जो है वो कोर्ट के सामने अपनों को उसका डिस्पोजल, जो उसका बयान है, कोर्ट के सामने दर्ज किया जा रहा है। उसमें कितना एडमिसिबल होगा, कितना हियरसे है, वो जज पर निर्भर करेगा। यहां अभी तक मैं जो चैनल पर देख रहा हूं, ये सारा बयान ऐसे लगता है जैसे चैनल कोर्ट हो गई हो और यहां मुवक्किल के वादी और प्रतिवादियों में बहस हो रही हो। मेरा विनम्र निवेदन है कि मुद्दा जो आपने कहा कि ये नहीं है इशरत जहां इनोसेंट थी या नहीं, मुद्दा यही है क्योंकि सारी पॉलिटिक्स 2004 से इस बात पे ही हो रही है कि एक इनोसेंट को मारा गया। मैं फिर मैंने कहा कि दो चीजें होती हैं, काउंटर सही था या गलत था इनकाउंटर, वो अलग मुद्दा है, लेकिन इशरत जहां बेगुनाह थी, इसको लेकर के जो पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो, मेरा ये कहना है कि वो उसमें कहीं इशरत जहां की बेगुनाही से कोई उनका मतलब नहीं है या वो है। तो ये अगर हेडली ने कोई सबूत दिया है और वो बातें जो पहले एनआईए के सामने दिया था, वही बात आज वो अदालत के सामने कह रहा है। एनआईए को जो दिया गया या पुलिस को जो बयान दिया गया वो एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन अदालत की प्रोसीडिंग में जो बयान दिया गया है वो कितना एडमिसिबल है कितना नहीं, वो आभा जी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सब कुछ गलत हो रहा है। और ये नहीं, आभा जी जो पॉइंट है रामकृपाल जी का, क्योंकि आपने पॉइंट रेज किया कि क्यों उज्जवल निकम ने बात शुरू की इशरत जहां की, और क्या इसका इम्पैक्ट इशरत जहां के पूरे केस पर लीगली भी पड़ सकता है? जी देखिए, नंबर 1, इशरत जहां के साथ जो 2 लोग मारे गए थे वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। इशरत जहां के साथ में आतंकवादी थे ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन इस ट्रायल में 26/11 में अब इसको कांग्रेस बीजेपी बना के वोट पॉलिटिक्स की जो ये चल दी गई है, ये ट्रायल को विशिएट करती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 26/11 के डिपोजिशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था। बिना लीडिंग क्वेश्चन के अगर डेविड जो है अगर ये बोलते डेविड हेडली कि इशरत जहां थी, तो वो बिल्कुल कोर्ट के सामने एकदम पुख्ता सबूत बन के खड़ा हो जाता, लेकिन उज्जवल निकम ने क्वेश्चन देके इस तरह से इसको और खराब कर दिया। ये कोई नहीं डिनाई कर रहा है कि इशरत जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ थी गुजरात में, और पाकिस्तान उसको आज भी उन 2 लाशों को पाकिस्तान ने लिया नहीं, तो कोई उनको आतंकवाद को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वी कंडेम टेररिज्म। और अगर इशरत जहां आतंकवादियों के साथ थी तो उसकी इंक्वायरी होगी, लेकिन सीबीआई आईबी का रोल, आईबी कंडेम करती है, सीबीआई प्रोटेक्ट करती है। सीबीआई हैज बीन टोटली पॉलिटिकल इन दिस केस। तो ये चीज जो है गवर्नमेंट एजेंसीज का दोष है कि सीबीआई आईबी के अफसरों को जेल में डाल रही है। आप देखिए कि किस हद तक 26/11 को कांग्रेस बीजेपी का मोर्चा नहीं बनाना, इसमें विक्टिम्स को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, किस हद तक इशरत जहां का केस पॉलिटिसाइज हुआ, सालों तक हुआ, और इसलिए शायद आज बीजेपी ये मौका छोड़ना नहीं चाहती है कहने के लिए कि देखिए हम सही कह रहे थे इशरत जहां को लेकर, लेकिन लीगली ये कितना स्टैंड होगा इस पर अभी भी सवाल निशान है। लीगली तो मेरे ख्याल अलग अलग केसेस चल रहे हैं। जो हेडली का बयान है उससे मैक्सिमम आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इशरत जहां जो थी वो लश्कर तैयबा या किसी और आतंकवादी गुट के साथ मुलव्विस थी या उसके आतंकवादी लिंक्स थे। लेकिन जो एनकाउंटर का केस चल रहा है वो एक अलग केस चल रहा है, उसमें ना तो डेविड हेडली गवाही देंगे, ना उनकी गवाही का कोई ज्यादा मतलब होगा, लेकिन जो वकील सफाई होगा वो शायद उसकी गवाही को एक लिहाज से यूज कर सके ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली इशरत जहां भी एक टेररिस्ट थी, और ये क्योंकि चारों टेररिस्ट इकट्ठे थे, वो शायद वो लीगल स्ट्रैटेजी होगी। मैं वकील नहीं हूं तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, लेकिन मुद्दा ये है कि जिस तरीके से, और मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या जो पार्टीज इशरत जहां के केस को इतना उठा रही हैं, क्या वो ये समझती हैं कि अगर कोई एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति आतंकवाद में मुलव्विस है
तो उसका सारी के सारा जो समुदाय है उसका समर्थन करता है, और जब तक आप उस आतंकवादी के लिए बात नहीं करेंगे तब तक मुस्लिम समुदाय आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे ख्याल अगर ये हालात आ गए हैं भारत में तो फिर बहुत ही अफसोसनाक है, और फिर ये देश का कोई बहुत ज्यादा भविष्य है नहीं। मैं नहीं मानता कि इस तरीके की स्थिति है, और ना ही राजनीतिक दलों को इस तरीके की स्थिति पैदा करनी चाहिए। ना तो ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम समुदाय सारा का सारा एक आतंकवादी का समर्थन करता है, ना ये दिखाने के लिए कि क्योंकि कोई एक समुदाय से आतंकवादी निकलता है इसलिए सारा का सारा समुदाय उसके साथ इन्वॉल्व है। ये जो राजनीतिकरण किया है मेरे ख्याल तमाम पार्टियों ने, ये सबसे बुरी बात है, और जो शायद ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपको सबसे ज्यादा नुकसान देगा। इशरत जहान का केस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकली, संजय निरुपम जी? इसलिए है क्योंकि इशरत जहान के केस से कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात पर, उन पर और उनकी सरकार पर निशाना साधा था, और इसलिए आज जब इस तरह का बयान आता है तो फिर आपको दो बार सोचना पड़ता है कि इसका जवाब क्या देंगे आप। ऐसा है, 2002 से 2006 तक गुजरात में एक नहीं कई फेक इनकाउंटर हुए, और ये फेक इनकाउंटर के सरताज बादशाह जो थे वो डीजी बंजारा थे। बंजारा जेल में जाते उसके बाद इनकाउंटर बंद हो जाता है। और आज इशरत जहां का मुद्दा लाने के पीछे ये हमारा कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका इसमें नहीं है, ये सरकार की भूमिका है। सरकार ने बुलवाया, सरकार ने उनको कुरेदा, सरकार ने उससे ये बातें निकलवाई। तो अब मेरा सवाल सरकार से है कि जो सुशांत जी भी कह रहे हैं कि आतंकवाद का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि सरकार ने जानबूझ के इशरत जहां का मुद्दा ला करके आतंकवाद का राजनीतिकरण कर रही है? आपको नहीं लगता कि सरकार, एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए, प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए, प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए। आपको नहीं लगता कि सरकार जो 26/11 के विक्टिम्स को न्याय दिलाने का ढोंग कर रही थी, अचानक इशरत जहां का मुद्दा ला करके पूरे आतंकवाद और सुरक्षा के प्रश्न का राजनीतिकरण कर रही है? तो सुशांत जी की जो चिंता है उस चिंता से मैं सहमत हूं, लेकिन वो चिंता कौन पैदा कर रहा है, किसकी वजह से पैदा हो रही है, जरा इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सरकार इस समय आतंकवाद के नाम पर राजनीति करने में एकदम खुला खेल कर रही है, खुलेआम खेल रही है। तमन्ना एक जुमला मुझे इजाजत दीजिए। जिस तरीके से राजनाथ बयान दे रहे हैं, डीजी बंजारा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक मिनट, सामान्य बात तो नहीं है। के जवाब के पहले सुशांत सरीन एक काउंटर देना चाहते हैं। जी सुशांत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे को ये भी रियलाइज करना चाहिए कि जिस तरीके के, और जो जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि कानूनों में बहुत हुक्म है जिसके तहत आप आतंकवादियों को कटघरे में नहीं लेके आ सकते, और अगर जिस तरह से निरुपम जी कह रहे हैं कि गुजरात में बड़े इनकाउंटर हुए, तो उसी तरीके के इनकाउंटर कांग्रेस सरकारों में पंजाब में भी हुए, वही इनकाउंटर बॉम्बे में हुए जहां के निरुपम साहब रहते हैं, उसी तरीके के इनकाउंटर कांग्रेस सरकार के तहत बंगाल में हुए जहां पर माओइस्ट लोगों को मारा गया। और अगर सारे के सारे आपने इनकाउंटर खोलने हैं, इसका जवाब राजनीतिककरण करना है, तो मेरे ख्याल आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और फेक इनकाउंटर अपने आप में बड़ा मुद्दा है, फेक इनकाउंटर अपने आप में बड़ा मुद्दा है। और एक बार इशरत जहान आतंकवादी एक लाइन बोलूंगा, इनकाउंटर हुआ, तमन्ना जी एक लाइन बोलूंगा, संजय निरुपम एक ब्रेक, तमन्ना जी एक लाइन बोलूंगा, एक ब्रेक मुझे लेना है, एक लाइन बोलने दीजिए मुझे। ओके, एक लाइन बोल के, एक लाइन बोलने दीजिए। ऐसा तमन्ना जी मैं एक लाइन बोल सकता हूं? जी बोलिए बोलिए। ऐसा है, इनकाउंटर पहली बार हुआ गुजरात में और आखिरी बार हुआ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इनकाउंटर कई जगह हुए हैं, हमारे प्रदेश में हुए, पंजाब में हुए, दिल्ली में भी हुए, लेकिन कोई भी इनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं करता। गुजरात की सरकार ने अपने तमाम इनकाउंटर को जस्टिफाई इनकाउंटर को मानता, ये ज्यादा खतरनाक बात है। कोई इनकाउंटर को मानता नहीं है। क्या इनकाउंटर की पूरी जब इनकाउंटर हुए कांग्रेस पार्टी ने कभी उसको जस्टिफाई नहीं किया। पुलिस अगर हमारी पुलिस ने कहीं गलत इनकाउंटर किया, फर्जी इनकाउंटर किया, तो हमने कंडेम किया और एक्शन लिया गया। लेकिन गुजरात सरकार ने तमाम फर्जी इनकाउंटर्स को जिस तरीके से इशरत जहान का विवाद फिर से जीवित हो चुका है और इसको जीवित किया है डेविड हेडली ने। हम चर्चा कर रहे हैं आवाज अड्डा पर। विजय गोयल जी, आपने बताया कि डेविड हेडली की गवाही इसलिए जरूरी है ताकि आतंकवाद पर लोगों को ज्यादा पता चले
और इससे निजात मिले, लेकिन कैसे फायदा मिलेगा 26/11 के विक्टिम्स को? क्योंकि डेविड हेडली ने अभी तक ये बताया नहीं कि उनकी मदद किसने की मुंबई में, मतलब वो किस आरोपी के खिलाफ अपनी गवाही दे रहे हैं जिसको भारत की कोई कोर्ट सजा सुना सकती है। देखिए, सवाल ये तो कोर्ट का मामला है, किंतु डेविड हेडले पिछले 2 दिनों से जो बयान दे रहा है, जिसके अंदर वो सैयद का, लखवी का, इन सब का वो जो नाम ले रहा है, उससे पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास और ज्यादा सबूत आ रहे हैं जिनको और ज्यादा डोजियर के सामने हम रख सकते हैं। किंतु आज कांग्रेस पार्टी ने जो रुख ले रखा है, उससे तो ऐसा लगता है कि 2 दिन से जो डेविड हेडली कर रहा था, ये उसको भी, उसके जो एविडेंसेस थे उसको भी झुठलाकर और उसको भी कमजोर कर रहे हैं। हुआ क्या है कि पिछले दिनों उससे तो आपने पानी फेरा। कांग्रेस ने जो एक स्टैंड ले लिया, सुनिए आप बीच में तीनों के बयान पे आपने पानी फेरा, आपके बीच में नहीं बोलता मैं बिल्कुल, आप हमेशा ऐसा करते हैं, आप नहीं सुनते, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोलता कभी, इतना सम्मान करता हूँ आप बीच में। देखिए, उन्होंने आपको पूरी बात करने दी, अब आप पूरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस ने पिछले सालों के अंदर इशरत जहां को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी पर, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जो अटैक किया था, उसके बावजूद भी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को इस देश के अंदर पसंद किया। आज इशरत जहां के बारे में अगर उसने बयान दिया है तो मुझे समझ नहीं आता, कोई भी अपराधी या चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस कोर्ट उससे सब कुछ उगलवाती है कि भाई वो और क्या क्या जानता है, कितनी चोरी, कितने अपराधों के अंदर वो शामिल हुआ। तो अगर हमारे देश में उसको पूछ लिया भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है। अगर मान लीजिए कोर्ट उस एविडेंस को नहीं रखना चाहती तो नहीं रखेगी, जैसे आज शिवराज पाटिल साहब ने भी बयान दिया। किंतु आप डेविड हेडली को फ्री कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि ये आदमी 2 दिन से लगातार झूठ बोल रहा था, इसका तो यही मतलब लगेगा। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का घिनौना रूप सामने आ रहा है, जरा इसका जवाब वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपनी गलत स्टेटमेंट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जवाब पर पहले झूठे आरोप लगा रहे थे, वे पहले आंसर तो सुन लो, फिर ही तो जवाब दोगे आप। कितनी जल्दी है आपको आंसर देने की? प्रधानमंत्री मोदी पर पहले झूठे आरोप लगा रहे थे, आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया और इसी कारण से रिजेक्ट किया क्योंकि आप आतंकवादियों को बचाते रहे। संजय निरुपम जी, आपसे जवाब लेने से पहले जोगिंदर जी का एक हम छोटा शॉर्ट पॉइंट जोगिंदर जी प्लीज लेंगे और फिर आप दोनों का जवाब। एक ही पर किसी ने अभी कहा था कि वो अमेरिका से डील करके आए हैं इसको भेजने के लिए। अभी 5 मिनट पहले की खबर है कि अमेरिका ने $860 मिलियन, इसको 70 से जमा कर लीजिए, 72,000 करोड़ की एड दे रहे हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान उनकी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के खिलाफ का हिस्सा है जी। तो ये कह देना कि मोदी जी डील करके आए हैं और उसी टाइम साथ में वो 72,000 करोड़ को देते तो इसको पाकिस्तान को मैं जवाब दूं? आप हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ना अमेरिका लड़ेगा ना पाकिस्तान लड़ेगा और कोई तरीका नहीं इन लोगों का जी। नहीं, विजय जी ने अपने लंबे जवाब में ये कहा कि हेडली ने आज कोई बयान दिया जिसकी वजह से आसमान टूट पड़ा। हेडली का बयान आते ही उधर से गृह मंत्री जी बयान देते हैं कि कांग्रेस अब माफी मांगे, इधर डीजी बंजारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुंबई प्रेस क्लब में पहुंच जाते हैं। आपको इतनी जल्दीबाजी क्या थी? मतलब कहीं ना कहीं आप हेडली के इस बयान का इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको यह पता था कि हेडली आज बयान देने वाला है और इसका एक पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। तो कृपया करके भगवान के लिए, देश के लिए आतंकवाद का राजनीतिकरण आप बंद करिए। जो गलत है वो गलत है, जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। आतंकवाद का राजनीतिकरण करने का मौका किसी ने नहीं छोड़ा है और शायद छोड़ेंगे भी नहीं। बस आखिर का समय बचा है, इसलिए फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट्स। राम कृपाल जी, ये इशरत जहान के केस को लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स अब हो रही है जी, जिस तरह की पॉलिटिक्स अब हो रही है, उसका इम्प्लीकेशन क्या देखते हैं आप? देखिए तमन्ना जी, जो आपने एक सवाल उठाया था कि हेडली अगर कोई भी बयान दे वो सब जायज हैं अगर उसमें पाकिस्तानी कैरेक्टर हैं या ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके बारे में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो पहले सर्टिफिकेट जारी किया है वो गड़बड़ न हो रही हो। अगर यही बात मान लीजिए इशरत के अलावा किसी और के बारे में होती तो कोई डिबेट नहीं होता। और अभी सरीन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं बताऊं आपको, पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ रे के जमाने में इतने इनकाउंटर हुए थे
इतने इनकाउंटर हुए थे, मैंने कभी भी किसी कांग्रेसी सत्ता को आज तक ये सवाल उठाते नहीं देखा। पंजाब में इनकाउंटर हुए कभी नहीं देखा। ओके। तो जब आप किसी घटना को वोट बैंक की क्या बात कर राम कृपाल जी, और अगर कहीं से जब देश में जहां कहीं भी इनकाउंटर हुआ उसमें देश में चर्चा हुई है। कांग्रेस के जमाने में हर इनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाया गया है। एक मिनट बंगाल क्या जानकारी दे रहे हैं? अंत में सुशांत, चाहे बंगाल हो या पंजाब हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या दिल्ली हो, कहीं पर भी इनकाउंटर पाए गए तो उस पर चर्चा हुई है, उस पर सवाल उठे। डेविड हेडली के पूरे गवाही में से अगर कुछ सॉलिड निकलना है, कुछ एक्चुअल निकलना है लीगली, हेडलाइंस के अलावा वो क्या होना चाहिए जिससे जस्टिस मिले 26/11 के विक्टिम्स को? जी, बहुत सही सवाल आपने किया कि जो सोशल मीडिया में पहले था कि आईएसआई ने 26/11 को एग्जीक्यूट किया, पाकिस्तान आर्मी ने किया, वही चीज डेविड हेडली ने बोली। एक बार उन्होंने नहीं बताया कि मुंबई में उनकी किसने मदद की, किसने रेकी करने में उनकी मदद की, जीपीएस से मैप्स बना के दिए, जिसपे इंडियन अथॉरिटीज तुरंत कार्रवाई कर सकती थी, ताकि आगे से पाकिस्तान की आईएसआई को कोई जो इंडिया की मिलिट्री में रह के यहाँ से मदद कर रहे हैं, यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं बताया कि जिसके ऊपर हम लोग एक्शन ले सकते थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए हम यूएन को लेटर लिखेंगे, वो करेंगे, वो आगे की बात है, लेकिन कोई ठोस चीज नहीं निकल के आई जिसपे तुरंत कार्रवाई हो और उनको हम पकड़ सके। आज भी हिंदुस्तान में टेररिस्ट के सपोर्टर्स, स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, उनके कोई नाम हेडली ने नहीं बताए, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई एक ठोस चीज निकली है। सुशांत सरी, क्योंकि आखिर के 10 मिनट है मेरे पास, डबल स्टैंडर्ड तो हम नहीं रख सकते ना डेविड हेडली के साथ कि 2 दिन जो कहा वो ठीक लगा, तीसरे दिन जो कहा वो गड़बड़ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल हम जो वी आर लूजिंग साइट ऑफ द फैक्ट कि ये जिस केस में वो गवाही दे रहे हैं, आई थिंक उस केस को भी मद्देनजर रखिए। वो केस जहां तक मेरी जानकारी है वो अबू जंदाल का केस है, और अबू जंदाल वो एक ऐसा व्यक्ति था जो माना जाता था कि वो कंट्रोल रूम में था और उसने कुछ हिंदी की भी ट्रेनिंग दी थी आतंकवादियों को, और वो जो कराची में कंट्रोल रूम था वो उसमें इनको गाइडेंस दे रहा था। अब वो अबू जंदाल को आपने कन्विक्ट करना है उस केस में, और उसमें आप और कन्विक्ट जो नहीं, गवाही फिर कन्विक्ट करके भी होगा क्या? पाकिस्तान क्या ये सारी बातों को मानेगा? और अगर भारत में ही हम सवाल उठा रहे हैं डेविड हेडली पर, तो फिर आगे हम डिप्लोमेटिकली इसको कैसे ले जाएंगे? कई सारे सवाल उठे हैं डेविड हेडली के धमाकेदार बयानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आवाज अड्डा की इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए। नमस्कार।